हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश चैप्टर के बारे में डिटेल में यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लाइट चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये चैप्टर मेरा आप आंख मतलब कि खोल के बहुत दिमाग से अगर अच्छा से इसको पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी कंपटीशन में अच्छा तरीके से लिख सकेंगे। ओनली फॉर योर कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से इसको मैं बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लाइट चैप्टर देख रहे हैं कितना अच्छा ये इस पर्सन का लाइट पड़ रहा है। और ये तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के बारे में। प्रकाश, लाइट, लाइट। तो सबसे पहले याद रखिएगा प्रकाश क्या है। यह ऊर्जा का एक रूप है। यह क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। एक नंबर याद रखिएगा इस बात को। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर कमरे में प्रकाश नहीं हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अब आगे आते हैं हम। देखिए प्रकाश के बारे में पढ़ना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर पूछा जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रकाश की चाल की बात करें, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग वैसे तरंग को कहते हैं जिसका वेग बहुत ही ज्यादा होता है और यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग है। यह सीधी रेखा में गमन करती है। यह सीधी रेखा में गमन करती है। तो यह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सीधी रेखा में गमन करती है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर प्रकाश के रास्ते में कोई अन्य वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश क्या होता है, उससे पार नहीं हो पाता है। देखिए अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंग होती है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश निर्वात में भी आराम से चल सकता है। निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश निर्वात में भी आसानी से चल सकता है, लेकिन ध्वनि जो है, साउंड जो है, वह वैक्यूम में नहीं चल सकती है। प्रकाश के बारे में और बात करें तो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वह अलग अलग होती है। जैसे अगर निर्वात में देखें, निर्वात या एयर में यानी हवा में, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है तो इसको याद रखिएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर यह दूरी कवर कर सकता है। निर्वात में या एयर में, हवा में प्रकाश की चाल पूछ देता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर यही आपसे अगर पूछ दे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश यानी स्पीड, जल में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, तो याद रखिएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कहिएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर कोई पूछे मिरर में यानी आपका शीशा में, शीशा में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट, शीशा में अगर प्रकाश की चाल पूछे तो कहिएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो शीशा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी मिरर में प्रकाश की चाल कितनी होती है, लेड में, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर फिलंट कांच में पूछे, फिलंट कांच में या नायलॉन में,
या नाइलॉन में पूछा जाए तो ये होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो याद रखिएगा फिलामेंट कांच में या नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 1.9। या रॉक साल्ट में अगर पूछ ले रॉक साल्ट में या नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किसने करी थी? प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किया था रोमर नामक वैज्ञानिक ने। रोमर ने कब किया था? 1667 ईस्वी में प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था रोमर ने या रीमर ने 1667 ईस्वी में ज्ञात किया था। बृहस्पति ग्रह के एक उपग्रह है, बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह गैनामीड उपग्रह पर। तो याद रखिएगा प्रकाश की चाल 1667 ईस्वी में रोमर ने बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह गैनामीड पर प्रकाश की चाल ज्ञात किया था। उसके बाद से 1905 ईस्वी में आपके आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इसके लिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक बैटरी ले लेते हैं, यहाँ पे ऋण ध्रुव है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे एक पर्सनली लगा देते हैं शीशे का, और इससे यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पे एक स्विच भी लगा देते हैं। तो जब इस पर अल्ट्रा वायलेट किरण डाली गई, यूवी डाला गया, अल्ट्रा वायलेट किरण डाला गया, यहाँ से यहाँ पे होता है कैथोड और यहाँ पे होता है एनोड। कैथोड जो होता है वह नेगेटिव होता है और एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब अल्ट्रा वायलेट किरण को इस पर्सनली पर, कांच की पर्सनली पर डाला गया, तो इससे जो किरणें निकली वह इसको पूरा चकाचौंध कर दी। तो जब पूरा चकाचौंध कर दी तो ये बल्ब क्या हो गया? हमारा जल गया। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी, व्याख्या किया था आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1922 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1922 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। आप लोग जानते हैं इस बात को कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल के, जो कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। स्वीडन के रहने वाले वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी। कुछ वैज्ञानिक आए जिनका नाम हम आप लोगों को बता देते हैं, जैसे न्यूटन ने कणिका का सिद्धांत दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना है आप लोगों को कि न्यूटन ने कणिका का सिद्धांत दिया था। यही न्यूटन थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। न्यूटन ने और किसका खोज किया था? तो गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। न्यूटन ने कैलकुलस का भी खोज किया था। तो याद रखिएगा न्यूटन ने मैथ्स यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स और मैथ दोनों में पढ़ा जाता है। कैलकुलस इसकी खोज किसने की थी? आपके न्यूटन ने किया था। और न्यूटन ने कणिका का सिद्धांत भी दिया था, इस बात को याद रखना है। उसके बाद आए थे, कणिका का सिद्धांत कहता है कि प्रकाश जो होता है वो कण के रूप में चलता है। प्रकाश कण के रूप में चलता है। तो किसने बताया था कि प्रकाश कण के रूप में चलता है? तो न्यूटन ने। इस थ्योरी पर बहुत दिन तक खोज होते रह गया, बहुत ज्यादा चीज नहीं मिला, क्योंकि न्यूटन अपने आप में बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे, तो न्यूटन के सिद्धांत पर उतना नहीं मिला। तो उसी समय एक वैज्ञानिक चिल्ला रहे थे जिनका नाम था हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था। हाइगेंस ने कौन सिद्धांत दिया था? तो तरंग सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है।
तो ये बात सही हुआ। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद से मैक्स प्लॉक, एक वैज्ञानिक आते हैं मैक्स प्लॉक। इन्होंने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। क्वांटम सिद्धांत, तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्स प्लैंक ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। इस बात को भी आपको याद रखना है कि मैक्स प्लैंक ने क्या दिया था, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। उसके बाद से और वैज्ञानिक का नाम आपको बताएं तो आइंस्टीन के बारे में बताए हैं इन्होंने। फोटॉन का सिद्धांत भी दिया था। फोटॉन का सिद्धांत, प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत कहता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है। छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है। बंडल के रूप में चलता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है। इसको प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत कहा गया। इसको दिया था किसने, तो आइंस्टीन ने दिया था। इस बात को भी आपको याद रखना है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत याद रखना है। मैक्स प्लॉक का आपका प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत रखना है। न्यूटन बल का सिद्धांत। इस प्रकार आप लोगों को ये सभी चीजें याद रखनी है। उसके बाद में प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचना, पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 500 सेकंड में पहुंचता है। 500 सेकंड में पहुंचता है, याद रखिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 500 सेकंड में पहुंचता है। यानी कह सकते हैं कि 8 मिनट 16 से लेकर 20 सेकंड लग जाता है इसको। अगर कोई पूछेगा कि प्रकाश पृथ्वी तक कितना देर लगाता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक भी आंसर में दिया हो तो आप लगा सकते हैं। किसी किताब में 16 सेकंड, किसी किताब में 12 सेकंड दिया है, तो वो सभी सही होता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। लेकिन अगर कहें कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में तो मात्र 1 सेकंड लगता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना लगता है, तो 1 सेकंड लगता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करें और तो हम लोगों को पढ़ना है इसमें प्रकाश का, हम लोग परावर्तन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर हम लोग विवर्तन पढ़ेंगे, फिर हम लोग ध्रुवण पढ़ेंगे, फिर हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हम लोग धीरे धीरे आराम से हम लोग क्या करते जाएंगे, तो पढ़ते जाएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। प्रकाश का परावर्तन की बात करें तो आप जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है और अगर नीचे कलई किया हुआ रहता है, मान लीजिए कि यह दर्पण है और इसके नीचे कलई किया हुआ गया है, तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वह नीचे नहीं आ पाएगा, या किसी भी टॉर्च का प्रकाश नीचे नहीं आ पाएगा। तो क्या होगा, प्रकाश इसी दिशा में लौट जाएगा। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, या वैसे याद रखें, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है, तो दर्पण से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी माध्यम चेंज नहीं हो रहा है। एक बात आपको याद रखना है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी दर्पण पे या चिकनी सतह पे पड़ता है, तो वह क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के इस लौटने की घटना को, यानी जो रिफ्लेक्ट होने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो याद रखना है आप लोगों को कि प्रकाश जब चिकनी या
मिरर यानी दर्पण पर पड़ता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये किरण जो दर्पण पर आपतित हो रही है इसको बोलेंगे इंसिडेंस रे, यानी आपतित किरण बोलेंगे। आपतित किरण इसको बोलेंगे, इंसिडेंस रे इसको बोलेंगे। और दर्पण से टकरा कर जो किरण इधर जाती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, यानी ये दर्पण से टकरा कर उधर चली गई है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब यहाँ पे डाला जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। अभिलंब यानी परपेंडिकुलर जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। एक बात याद रखने वाली है कि अभिलंब और आपतित किरण, ये है आपतित किरण, ये कौन किरण है? आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्स, आपतन कोण। तो आपतित किरण, यहाँ पे आपतित किरण दर्पण पे आ रही है और ये अभिलंब, इनके बीच में जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण यह है, यह परावर्तित किरण है, यह परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप एक बात और याद रखिएगा कि आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो याद रखना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण के। यानी आपतन कोण अगर 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी यदि यहां से यह कोण अगर 40 डिग्री बन रहा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना बनेगा? तो 40 डिग्री का ही एंगल बनता है। इस बात को आपको याद रखना है। प्रकाश के जो परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन, इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। एक नंबर आपको याद रखना है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। दूसरा कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आगे बात करें, अगर आगे बात करें हम तो किरण पुंज, आप लोग जानते हैं किरण पुंज, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरण पुंज कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समानांतर, यानी जो किरण पुंज समानांतर होता है प्रकाश के, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा होता है अभिसारी। अभिसारी, यदि कोई किरण पुंज किसी अगर एक बिंदु पर उसकी किरणें एकत्रित हो जाती है उसे अभिसारित प्रकाश पुंज कहते हैं। और तीसरा होता है अपसारी। अपसारी यानी यह क्या होता है? तो ये बहुत अलग अलग दिशाओं में क्या होता है? तो फैल जाता है। तो ये हो गया अपसारी किरण पुंज। तो जब किरण पुंज समानांतर रहेगा तो समानांतर, जब किसी एक बिंदु पर जाके मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी। जब वह बहुत सारे अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा तो पसारी, पसारना।
अपसारी, पसारी का मतलब होता है पसार देना, तो इसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद से आपको एक बात और याद रखना है, विपरिवर्तन, विपरिवर्तन, और एक याद रखना है पार्श्व, लेटरल इन्वर्सन, पार्श्व विपरिवर्तन, विपरिवर्तन, ये दो चीजें आपको याद रखना है। विपरिवर्तन का मतलब होता है पानी में प्रतिबिंब, पानी में प्रतिबिंब। विपरिवर्तन का सीधा अर्थ क्या होता है, पानी में प्रतिबिंब, और पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि मिरर, मिरर में प्रतिबिंब, मिरर में प्रतिबिंब। तो इस बात को आपको याद रखना है, विपरिवर्तन। तो विपरिवर्तन क्या होता है, तो एक प्रकार की वैसी घटना होती है, वैसी घटना जिसमें जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के तहत, क्षैतिज अक्ष के तहत, अक्ष के तहत 180 डिग्री पे घूमता है, 180 डिग्री पे घूमता है। याद रखना है आप लोगों को, विपरिवर्तन में वैसी घटना जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के तहत 180 डिग्री पे घूमता है। जैसे मान लो कि ये क्षैतिज अक्ष है और यहाँ पे हम यहाँ पे ये P बना दिए, तो ये अब पानी में इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो पानी में प्रतिबिंब इसका ऐसा बनेगा, इसका पानी में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ऐसे बनेगा। तो पानी में प्रतिबिंब इसका ऐसा बनेगा, यानी उल्टा इसका ऐसे नीचे से बनेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम ऐसे A ऐसे बनाए हैं, तो इसका पानी में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। मान लीजिए कि अगर हम B ऐसे बनाए हैं, तो B हमारा ऐसे बनेगा, यानी क्षैतिज अक्ष के तहत 180 डिग्री के एंगल पे अगर घूम जाता है, क्षैतिज अक्ष के तहत अगर 180 डिग्री के एंगल पे घूम जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विपरिवर्तन। इसे क्या कहते हैं हम, विपरिवर्तन। लेकिन अगर वही लेटरली कहेगा पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन कहेगा, तो कहिएगा कि उदग्र अक्ष के, यदि उदग्र अक्ष के तहत 180 डिग्री पे घूमता है, 180 डिग्री पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब घूमता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब घूमता है, तो उसे कहते हैं पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन। इसको समझ लिए मिरर इमेज, रीजनिंग में होता है ना मिरर इमेज, तो पार्श्व विपरिवर्तन। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ऐसे P बनाए हैं, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे हमारा P बनेगा। अगर हम यहाँ पे K बनाए हैं, K अगर ऐसे बनाए हैं, तो ये K हमारा कैसे बनेगा, ऐसे हमारा K बनेगा, ठीक है ना। अगर हम आपका मान लीजिए F ऐसे बनाए हैं, तो हमारा F कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये होता है पार्श्व विपरिवर्तन। इस बात को आपको याद रखना है कि उदग्र अक्ष के परितः अगर 180 डिग्री घूम जाएगा, उदग्र अक्ष के परितः अगर 180 डिग्री घूमता है, तो उसे पार्श्व विपरिवर्तन। और क्षैतिज अक्ष के तहत, क्षैतिज अक्ष के तहत अगर 180 डिग्री घूमता है, तो उसे विपरिवर्तन के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश का विवर्तन, या विवर्तन देख लीजिए, विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। उसके बाद से प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश जो होता है वह तिरछी किनारों पर ज्यादा मुड़ता है, प्रकाश तिरछी किनारों पर मुड़ता है, यानी प्रकाश का तिरछी किनारों पर मुड़ जाना प्रकाश का क्या कहलाता है, तो विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का तिरछी किनारों पर मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। और विवर्तन की घटना से ध्रुवण की घटना प्रूफ होती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश के किस घटना से ध्रुवण की घटना प्रूफ होती है, तो प्रकाश के विवर्तन की घटना से
ध्रुवण की घटना क्या होती है तो प्रूफ होती है, ठीक है ना। उसके बाद ध्रुवण क्या कहलाता है, तो देखिए ध्रुवण किसी तरंग का किसी खास दिशा में, किसी खास दिशा की ओर, खास दिशा की ओर गति करना, गति करना, यह ध्रुवण कहलाती है। तो प्रकाश के विवर्तन की घटना से ध्रुवण की, प्रकाश के ध्रुवण की घटना से प्रकाश के विवर्तन की घटना जो होती है वह आपकी सिद्ध होती है। उसके बाद व्यतिकरण, व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या क्या होता है, जब समान आयाम, जब समान आयाम और समान आवृत्ति, समान आयाम और समान आवृत्ति, जब समान आयाम और समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे, के दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, तो व्यतिकरण कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है, याद रखिएगा। यानी जब समान आयाम और समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है व्यतिकरण। व्यतिकरण, तो एक एग्जांपल अगर व्यतिकरण का देखिएगा तो पानी के बूंदों का, पानी के बूंदों का चमकना, यानी चमकना याद रखिएगा, चमकना जिसमें भी चले आए, एक ट्रिक बताते हैं, जिसमें भी चमकना चले आए वह समझिए व्यतिकरण है। चाहे आप साबुन के पानी का, साबुन के पानी के बुलबुला, साबुन के पानी के बुलबुले, बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में चमकना, सूर्य के प्रकाश में चमकना, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग की साबुन के पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में चमकना या रंगीन दिखाई देना, याद रखिएगा, चमकना, रंगीन दिखाई देना, ये सभी चीजें आप लोगों का याद रखिएगा। ये आएगा आप लोगों किसमें, तो इसमें ये आएगा सब व्यतिकरण में, आप लोग याद रखिएगा। रंगीन दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना, तो ये याद रखिएगा किसमें आएगा, तो व्यतिकरण में आएगा। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ा रहा हूँ, खुद से जो अध्ययन किया हूँ, जो खुद मैं एग्जाम देने के लिए जाता हूँ, वो सभी चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान से देखेगा। इसको ये मत समझिएगा ये ऐसे ही वीडियो है कैसा, नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला हम लोग देख लेते हैं, अब देखते हैं अपवर्तन। अब देखते हैं अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, यहाँ पे माध्यम मान लीजिए कुछ और है और यहाँ पे मान लीजिए माध्यम कुछ और है, ये माध्यम मान लीजिए 1 है और ये माध्यम मान लीजिए 2 है, यह मान लीजिए कि एयर है और ये मान लीजिए वाटर है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, या यहाँ पे वाटर, यहाँ पे एयर, या यहाँ पे तेल, यहाँ पे टार्पिन का तेल, कोई भी माध्यम अगर चेंज कर देते हैं तो याद रखिएगा यह मान लीजिए कि नीचे वाटर है एक माध्यम और इधर ऊपर एयर है, ये एयर है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो क्या होता है, इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन वह क्या होती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। अब कब मुड़ती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जब प्रकाश की किरण इसको जो खुला खुला रहता है, खुला खुला, ट्रिक याद रखिएगा, खुला खुला को हम लोग कहते हैं विरल, खुला खुला को हम लोग कहते हैं विरल, और जो बंद है यानी एकदम जो मतलब इसकी अपेक्षा जो तनी है इसको बोलते हैं सघन, जो घन है
इसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसको जाना चाहिए हालांकि ऐसे, इसको जाना चाहिए ऐसे, सीधे चले जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या कि चूंकि यहाँ पे पानी आ गया तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। आप तो जानते हैं लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है और पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो उतना स्पीड से उसमें नहीं जा पाएगा। तो उतना स्पीड से नहीं आ पाएगा तो सिंपल बात है कि इधर अविलंब की ओर क्या करेगा, मुड़ जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, आपको डिफिनेशन ऐसे लिखना होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है, अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, ये तो विरल से सघन। अगर ऊपर मान लीजिए कि पानी रहे, अगर कहीं टंकी में ऊपर पानी रहे, शीशा के टंकी में ऊपर पानी और नीचे एयर रही, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे क्या है, अविलंब है, यहाँ पे अविलंब है। तो क्या होगा, ये तो हवा है तो इसको जाना चाहिए ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन और ये मुड़ जाएगा और अविलंब से दूर भाग जाएगा। यहाँ पर अविलंब है ना, तो इससे और दूर भाग जाएगा। क्या कारण है भाई, सिंपल तो समझिए कि आप अगर दौड़ रहे हैं, अगर आपके सामने अचानक पानी आ जाए तो आपकी रफ्तार कम हो जाएगी। तो इसकी रफ्तार कम हो जाएगी, यानी अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। और जब आप पानी से पुनः निकलिएगा, आप पानी में दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते आपके सामने एकदम मैदानी क्षेत्र आ जाए तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी, यानी आप और दूर तक भागने लगिएगा। तो प्रकाश के साथ भी यही होता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो इसके सामने थोड़ा सा घन चीज आ जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। और जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करता है तो विरल चूंकि एकदम खुला है तो और दूरी तय करने के लिए अविलंब से क्या हो जाएगा, बहुत ही दूर भाग जाएगा। तो याद रखना है, सघन से विरल, अविलंब से दूर, ये रटना नहीं है, बस सिंपल में समझ लेना है। और विरल से सघन अविलंब के नजदीक, तो जब विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, अविलंब के नजदीक हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है अब ये प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। एक नंबर सेम टू सेम म्यू sin i बटा sin r होता है, यानी इसको कह सकते हैं, लिख लीजिए लोग, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, स्थिरांक होता है, जिसे हम म्यू से सूत्र करते हैं। दूसरा कि आपतन कोण, आपतित किरण ऐसे लिखो, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको इसको ये पहला नियम होता है और ये दूसरा नियम होता है, याद रखिएगा। ऐसे प्रकाश के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं।
तो इसको एस्नेल का नियम भी कहते हैं। एस्नेल का नियम, एस्नेल नामक साइंटिस्ट ने इसको बताया था। तो एस्नेल का नियम क्या होता है? म्यू इक्वल टू sin i बटा sin r। यह प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन में प्रवाह के अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम। और म्यू इक्वल टू sin i बटा sin r प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। इसको एस्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जगह तथा परावर्तन कोण की जगह का अनुपात स्थिरांक होता है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से बहुत ही दूर भाग जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से बहुत दूर भाग जाती है। अविलंब से बहुत दूर भाग जाती है। देखिए बहुत, यहीं से कंसेप्ट है, बहुत दूर भागती है। बहुत दूर भागने के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि यह 90 डिग्री का एंगल बना लेती है। बहुत दूर भागती है तो जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इसे क्रांतित कोण कहते हैं। क्रांतित कोण कहते हैं। देखिए अभी हम समझा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। यहाँ से किरण आई, यहाँ पे अविलंब है, इससे बहुत दूर भाग गई तो कभी कभी ये एकदम 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना देती है। 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो 90 डिग्री के एंगल पे जब रिफ्लेक्ट होती है तो कभी कभी किरण फिर इसी माध्यम में लौट जाती है। कभी कभी किरण क्या होता है, इसी माध्यम में लौट जाती है। यहाँ से आई और ये दूर भागती है। कभी कभी ये एकदम सीधे ऐसे समानांतर जाने लगती है। तो कभी कभी जब क्रांतिक कोण से ज्यादा मान होगा तो किरण उसी माध्यम में फिर से लौट जाती है, उसी माध्यम से फिर से लौट जाती है। क्रांतिक कोण होता है जब कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, कोण से ज्यादा होता है तो किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी जब अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाता है तो किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस डिफरेंशियल को आपको याद है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से बहुत दूर भाग जाती है। तो जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है तो इसे 90 डिग्री हो जाता है, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और जब कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाता है तो किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका एग्जांपल में पूछता है, हीरे का चमकना। ऑप्टिकल फाइबर इसी सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर इसी सिद्धांत पे काम करता है। याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर इसी सिद्धांत पे काम करता है। मरीचिका एक शब्द आता है मृग माने होता है हिरण। मृग माने क्या होता है, हिरण। तो रेगिस्तान में हिरण को पानी का भ्रम हो जाता है। हिरण को पानी का भ्रम
पानी का भ्रम, इसको कहते हैं मृगमरीचिका। तो मृगमरीचिका कौन सी किसके सिद्धांत पे होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृगमरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। कोलतार की सड़क, कोलतार को कतरा भी कहते हैं, अलकतरा, अलकतरा, अलकतरा। कोलतार की सड़कों पर, कोलतार की सड़कों पर धूप के दिनों में, धूप के दिनों में, अरे नो धूप के दिन नहीं लिखा, काम चल रहा है। पानी का भ्रम, आप लोग साइकिल चलाते हैं ना, पानी का भ्रम। कभी कभी हम साइकिल चलाते हैं धूप के दिनों में, तो देखते हैं बहुत दूर देखते हैं तो लगता है कि पानी है, वहां पे जाते हैं तो पानी नहीं रहता है। कौन सड़क पे? कोलतार की सड़कों पे, जिसको हम लोग साइकिल चलाते हैं, बस ट्रक चलता है, जिस पर कतरा बिछाया रहता है, तो उसको पानी का भ्रम। ये भी क्या होता है आपका? मृगमरीचिका भी होता है। कांच के चटक जाने पर, कांच के चटक जाने पर, कांच जब चटक जाती है और उसमें से जो प्रकाश निकलता है, प्रकाश का उत्पन्न होना, यानी प्रकाश जब कांच चटक जाता है, जब चमकता है, तो वो भी आपका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंडोस्कोपी में, इंडोस्कोपी जिसे कान, नाक, गले इत्यादि की जांच होती है, वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का देख लीजिए, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, मृगमरीचिका, ये रेगिस्तान में हिरण को पानी का भ्रम होता है। कोलतार की सड़कों पर धूप के कांच के चटक जाने पर प्रकाश उत्पन्न होना और चमकना। इंडोस्कोपी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर यानी डिस्क तार, उसमें भी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज होता है। अब आते हैं, हम देखते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्या होता है? देखिए, वर्षा के तुरंत बाद, वर्षा के तुरंत बाद, वर्षा के तुरंत बाद सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब पानी की बूंदों से होकर गुजरता है, जब पानी की बूंदों से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है, यानी वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य का प्रकाश जब पानी की बूंदों से होकर गुजरता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष को देखने के लिए हमारा पीठ सूर्य की ओर होना चाहिए, याद रखिएगा। इंद्रधनुष को देखने के लिए हमारा पीठ सूरज की ओर होना चाहिए। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा चमकीला होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष उतना चमकीला नहीं होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष का भी अगर आपसे डिफिनेशन कहें, हम प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? जब सूर्य के प्रकाश द्वारा, जब सूर्य के प्रकाश द्वारा क्या होता है, आप याद रखिएगा, जब सूर्य के प्रकाश द्वारा 2 बार अपवर्तन, 2 बार वर्षा की बूंद का अपवर्तन, 2 बार वर्षा की बूंद का अपवर्तन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर होता है, याद रखिएगा। लाल रंग नहीं पता है कोई, हमारे लाल नौकरी से बाहर हो गए हैं, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर होता है और बैगनी रंग ये अंदर होता है। बैगनी रंग अंदर होता है।
द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें, द्वितीयक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें तो जब वर्षा की बूंदों द्वारा दो बार अपवर्तन तथा दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसमें एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन था, इसमें दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं, इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें लाल रंग अंदर की ओर होता है, लाल रंग अंदर की ओर होता है और बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है, बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है, बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे हम अपना पार्ट 1 को स्थगित करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको कहिएगा तो इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे। लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।